जैसे जैसे वोटिंग की तारीख करीब आ रही है, सियासी बयानबाजी का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है। इस बीच राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मालदा में एक जनसभा को संबोधित किया, जहां पर उन्होंने न सिर्फ गृह मंत्री अमित शाह को बड़ी चुनौती दी, बल्कि उन्होंने सीधे तौर पर यह बड़ा ऐलान कर दिया कि साल 2026 में दिल्ली से बीजेपी सरकार का पतन होगा और इसके लिए मोटा भाई तैयार रहे। इसी के साथ ही ममता बनर्जी ने न सिर्फ बीजेपी बल्कि कांग्रेस पर भी जोरदार तरीके से वार किया। साथ ही उन्होंने जो मालदा हिंसा को लेकर के लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई का सिलसिला एनआईए की ओर से जारी है, जहां पर उपद्रवियों की गिरफ्तारी हुई है, इसको लेकर के ममता बनर्जी पूरी तरीके से बौखला गई हैं। ममता बनर्जी का कहना है कि मालदा में जो लोगों ने हिंसा किया वो फरार हो गए हैं, लेकिन यहां के युवाओं को पकड़ा जा रहा है, उन्हें परेशान किया जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि मालदा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि मालदा में हिंसा और न्यायिक अधिकारियों के घेराव के पीछे के असली अपराधी तो भाग निकले, लेकिन एनआईए बेकसूर स्थानीय लोगों को उठा करके उन्हें परेशान कर रही है। आपको याद दिला दें कि बुधवार की रात को 7 जजों को बंधक बना दिया गया था बीडीओ ऑफिस में, और पूरा का पूरा उपद्रवियों की ओर से बीडीओ ऑफिस का घेराव किया गया था, जिसके बाद आधी रात को सुप्रीम कोर्ट की ओर से स्वतः संज्ञान लिया जाता है। राज्य की ममता सरकार को सीबीआई की ओर से कड़ी फटकार लगाई जाती है और उसके बाद इस पूरे मामले की जांच चुनाव आयोग एनआईए को सौंपता है, और एनआईए ने अब तक 35 लोगों की गिरफ्तारी की है इस मामले में, जिसमें मेन मास्टरमाइंड भी शामिल है। इसी के साथ ही ममता बनर्जी ने मालदा में इस रैली को संबोधित करते हुए कहा कि मैं अमित शाह को चुनौती देती हूं कि वे मालदा में जनसभा करें और उन लोगों से बात करें जिनके नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं। बीजेपी को लोगों से माफी मांगनी चाहिए। इसी के साथ ही ममता बनर्जी ने इस बात का भी ऐलान किया कि साल 2026 में दिल्ली में बीजेपी सरकार का पतन होगा। वे बंगाल को टारगेट कर रहे हैं, हम दिल्ली को टारगेट करेंगे। आगामी दिन के लिए मोटा भाई तैयार रहे, यानी कि उन्होंने सीधे तौर पर अमित शाह जो कि देश के गृह मंत्री हैं, उन्हें एक बड़ी चुनौती दे डाली है। नवनिर्माण का नया आसमान योगी के नेतृत्व में उड़ता उत्तर प्रदेश। जो सपना दशकों तक फाइलों में दबा रहा, उसे योगी सरकार ने हकीकत में बदल दिया। उत्तर प्रदेश, जहां कभी विकास की योजनाएं कागजों तक सीमित रह जाती थी, आज वही प्रदेश दुनिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट्स में से एक का गवाह बन रहा है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट सपने से साकार तक। 28 मार्च 2026 जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन किया, यह सिर्फ एक उद्घाटन नहीं था, यह था उत्तर प्रदेश की नई उड़ान का ऐलान। योगी आदित्यनाथ फैसले लेने वाला नेतृत्व। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 2003 से अटकी परियोजनाओं को गति मिली। जमीन अधिग्रहण से लेकर निर्माण तक रिकॉर्ड समय में काम हुआ। हर बाधा को हटाकर प्रोजेक्ट्स को धरातल पर उतारा गया। यह दिखाता है कि जहां मजबूत नेतृत्व होता है, वहां विकास रुकता नहीं बल्कि दौड़ता है। आंकड़े जो बताते हैं यूपी की ताकत, तो फेज 1 की क्षमता की बात करें तो 1.2 करोड़ लगभग 12 मिलियन यात्री प्रति वर्ष। वहीं निवेश की अगर बात करें तो अब तक के निवेश 11,282 करोड़ रुपए। शुरुआत अप्रैल से मई 2026 में घरेलू उड़ानें मिलेंगी और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें संभावित सितंबर 2026 से चालू हो जाएगी। भविष्य एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट की 4 फेज में होगा विकास और कुल क्षमता 70 मिलियन प्लस यात्री प्रति वर्ष। ये एयरपोर्ट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दबाव कम करेगा। पश्चिमी यूपी यानी नोएडा, ग्रेटर नोएडा, आगरा, मथुरा को नई पहचान देगा। निवेश, रोजगार और पर्यटन का बड़ा केंद्र बनेगा। मोदी प्लस योगी यानी डबल इंजन की ताकत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन, योगी आदित्यनाथ का एक्शन। जो वादा वर्षों पहले किया गया था, उसे जमीन पर उतारने का काम इस डबल इंजन सरकार ने किया। उत्तर प्रदेश अब सिर्फ राज्य नहीं, ग्रोथ इंजन, एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट,
यह जो है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, हर सेक्टर में तेजी, हर दिशा में विकास। और इसी के साथ ये सिर्फ एयरपोर्ट नहीं, ये योगी सरकार के संकल्प, साहस और सुशासन की उड़ान है। नया उत्तर प्रदेश अब रुकने वाला नहीं, अब उड़ान भर चुका है। साथ ही ममता बनर्जी ने कहा कि वोटर्स ईवीएम का इस्तेमाल करके नाम हटाए जाने का बदला ले, जजों के पास ना जाएं, वोटर लिस्ट में नाम दोबारा शामिल करवाने के लिए ट्रिब्यूनल में अर्जी दे। साथ ही उन्होंने महिलाओं से अपील करते हुए कहा कि मैं महिलाओं से आग्रह करती हूं कि चुनाव खत्म होने के बाद ईवीएम और वीवीपैट यानी कि स्ट्रॉन्ग रूम की रखवाली करें, ताकि मशीनों के साथ किसी भी तरीके की छेड़छाड़ ना की जा सके। साथ ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कि हमने कांग्रेस से कई बार कहा था कि हमें विरोध प्रदर्शन के लिए एक साथ चुनाव आयोग जाना चाहिए, लेकिन वो नहीं आए। आज कांग्रेस उम्मीदवार उतारेंगे और चुनाव जीतेंगे, लेकिन लोगों के मुश्किल समय में आप उनके साथ खड़े नहीं होंगे। मुझे पता है कि चुनावों के दौरान बहुत सारा पैसा आता है, माताओं और बहनों सावधान रहो। बीजेपी के लोग पश्चिम बंगाल सरकार के नाम पर, टीएमसी सरकार के नाम पर आपके घरों में आएंगे और आपसे आपके बैंक खाता नंबर मांगेंगे, ये कहते हुए कि वे आपको पैसे देंगे। उन्हें अपना खाता नंबर भूल कर भी ना दे, वे आपके लक्ष्मी भंडार से पैसे निकाल लेंगे, ये उनकी एक चाल है। यानी कि यहाँ पर न सिर्फ ममता बनर्जी कांग्रेस और बीजेपी पर हमला बोल रही हैं, बल्कि वोटर्स को भी भड़काने का काम कर रही हैं। सीधे तौर पर ये कह रही हैं कि महिलाएं जो है वो स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर जाकर के रखवाली करें, और इसी के साथ ही उन्होंने ये तक कह डाला कि जब बीजेपी के उम्मीदवार या फिर बीजेपी से जुड़े लोग आपके घरों पर आए तो उन्हें किसी भी तरीके का जो बैंक डिटेल है वो ना दे। इसी के साथ ही ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी की दलाली करते हुए लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा है। लोगों का नाम काटने वाली अत्याचारी दुराचारी सरकार की दिल्ली में जरूरत नहीं है, आपको वहां बदलाव करना होगा। दिल्ली में बैठे बीजेपी नेताओं ने जानबूझ करके तपश्री आदिवासियों के वोट काटे, 250 लोगों की मृत्यु हुई, हिंदू मुसलमान दोनों मारे गए। ये तमाम चीजें जो है वो ममता बनर्जी ने आज अपने मालदा में हुए रैली में कही है। और जिस तरीके से ममता बनर्जी ने ये जोरदार हमला बोला है, सीधे तौर पर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में जो सियासी तापमान है पश्चिम बंगाल का वो और भी अपने चरम पर होगा। जब एक नेता 2047 का सपना देखता है और दूसरा उसे जमीन पर उतारने का संकल्प लेता है, तब इतिहास बनता है। दिल्ली से उठी विकसित भारत की पुकार और लखनऊ से मिला उसे रफ्तार देने वाला नेतृत्व। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकसित भारत 2047 का विजन और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विकसित उत्तर प्रदेश का संकल्प है। यही है नए भारत की सबसे बड़ी ताकत, विजन भी, एक्शन भी। विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि एक राष्ट्र निर्माण का महाअभियान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 विजन का ये उत्तर प्रदेश संस्करण देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में यूपी को सबसे आगे खड़ा करने का संकल्प है। भारत को 2047 तक आर्थिक समृद्धि, सामाजिक प्रगति, पर्यावरणीय संतुलन और सुशासन के साथ विकसित राष्ट्र बनाने का जो रोड मैप तैयार हुआ है, उत्तर प्रदेश उसमें ग्रोथ इंजन बनने जा रहा है। योगी मॉडल विजन से ग्राउंड तक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने इस विजन को सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे जमीन पर उतारने का मिशन बना दिया। लक्ष्य क्या है? बिल्कुल साफ, 2047 तक 6 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था, प्रति व्यक्ति आय 25 लाख तक, और इसके लिए करीब 16% की जबरदस्त ग्रोथ रेट। यह सिर्फ लक्ष्य नहीं बल्कि एक नया आर्थिक इतिहास लिखने की तैयारी है। जन भागीदारी, 98 लाख आवाजों का विजन। इस अभियान की सबसे बड़ी ताकत क्या है? जनता की भागीदारी। करीब 98 लाख सुझाव कृषि,
शिक्षा, ग्रामीण विकास से लेकर हर क्षेत्र से। और इन सुझावों को सिर्फ सुना नहीं गया, बल्कि आईआईटी कानपुर की मदद से उनका वैज्ञानिक विश्लेषण कर एक प्रैक्टिकल, टाइम बाउंड और रिजल्ट ओरिएंटेड विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया जा रहा है। इसके 3 स्तंभ, नई यूपी की नींव, ये महाअभियान के 3 मजबूत स्तंभ है। अर्थशक्ति यानी तेज आर्थिक विकास, जनशक्ति यानी हर नागरिक केंद्र में, जीवन शक्ति यानी बेहतर जीवन गुणवत्ता। यानी विकास सिर्फ आंकड़ों में नहीं, बल्कि हर व्यक्ति के जीवन में दिखेगा। और इसी के साथ मोदी का विजन, योगी का एक्शन, 2047 का सपना अब दूर नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश तैयार है। विकसित भारत का रास्ता विकसित उत्तर प्रदेश से होकर ही गुजरता है। इस बीच बीजेपी के खड़गपुर से उम्मीदवार दिलीप घोष ने भी ममता बनर्जी पर हमला बोला। उन्होंने तो सीधे तौर पर यह कह दिया कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। सुनिए क्या कुछ बीजेपी के नेता दिलीप घोष ने कहा। कई साल से बंगाल में इस प्रकार घटनाएं हो रही है जो देश भर के लोगों को चिंतित करने वाला है। कहीं भी कुछ भी हो, मुसलमान यहाँ रास्ते में उतर जाते हैं, सरकारी संपत्ति को हानि पहुंचाते हैं, हिंदू मंदिर, बीजेपी का ऑफिस को टारगेट बनाते हैं और इससे हिंदू समाज डरा हुआ है, पलायन करते हैं, जिला छोड़ के मुर्शिदाबाद से मालदा चले जाते हैं। तो कानून व्यवस्था, पुलिस निष्क्रिय है। तो इसलिए इस बार की चुनाव में अगर इसको ठीक ठाक नहीं करेंगे चुनाव कमीशन, तो लोग वोट नहीं कर पाएंगे, घर से नहीं निकलेंगे, ये हालत है। तो इसलिए जो स्टेप्स ले रहे हैं, और चुनाव कमीशन बोलिए, अदालत बोलिए, इसमें लोगों का मनोबल बढ़ेगा, वोट ठीक ठाक होगा। लेकिन ये जो घटनाएं अभी भी हो रही है, खुला चुनौती संविधान को, अदालत को हो रहा है, इसका समाधान होना चाहिए। मालदा इंसिडेंट में अक्सर एनआई है, सीआईडी का जाल में ममता बनर्जी बोल रहे हैं कि बाहर से लोग आके कर रहे हैं। बंगाल में क्यों बाहर से लोग आते हैं? उनकी सरकार क्या करती है, पुलिस क्या करती है? वहीं पर पास में कालियाचक थाना को इन गुंडों ने जला दिया था, पुलिस भागा था छोड़कर। क्यों बार बार ऐसा जगह में होता है? सेंसिटिव मोथावाड़ी, सुजापुर, कालियाचक लगातार होता है। नेशनल मीडिया में भी आता है, लोकल मीडिया में भी आता है, और वहाँ से 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर के अंदर और बॉर्डर है, हमेशा इस प्रकार होता है। बहुत सेंसिटिव जगह है जहाँ सेंट्रल फोर्स को, पुलिस प्रशासन को चुनौती दिया जाता है। वहाँ नेशनल हाईवे को बढ़ाने के लिए 1-2 साल तो काम रुका रहा, काम करने नहीं देते, कम्युनिकेशन बढ़ाने नहीं देते हैं। ऐसे जगह को अगर ठीक नहीं किया जाएगा तो उसका असर पूरा बंगाल में पड़ेगा। मालदा इंसिडेंट सीआईडी हाथ में लिया है, मुंबई से लोग आया था, एनआईए पकड़ नहीं पाया, सीआईडी गिरफ्तार किया है। मुंबई से तो अभी आया है। जितना टेररिस्ट, एंटी सोशल है, गुंडे हैं, माफिया है, सब कोई आता मणिपुर से, कोई आता मिजोरम से, कोई पंजाब से आता है, पूरा दुनिया से आकर के यहाँ गाँव, बांग्लादेश से आते हैं, नेपाल से आते हैं। अब जो मुंबई से आया है, आपके यहाँ शेल्टर मिलता है इसलिए आते हैं। आज आप दिखा रहे हैं कि रातों रात जाके उसको पकड़ने का, जब एनआईए उतर गया, आप बहुत एक्टिव हो गई है। राष्ट्रपति शासन जारी करने पे निर्वाचन करना चाहते हैं बीजेपी, इसलिए मालदा इंसिडेंट प्लान करके किया गया है। अगर कानून व्यवस्था कंट्रोल में नहीं आएगा, राष्ट्रपति शासन जरूर होना चाहिए बंगाल में, नहीं तो चुनाव कंप्लीट नहीं हो पाएगा। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह ने ममता बनर्जी की तुष्टीकरण की राजनीति पर जोरदार तरीके से प्रहार किया। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए उनका ये बयान। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से ममता बनर्जी को सीख लेनी चाहिए। ममता बनर्जी 15 साल के अपने शासन काल में केवल ध्रुवीकरण की राजनीति की है और जनता के सामने न गरीबी की बात करती, न बेरोजगारी की बात करती, न हिंसा की बात करती, न दुष्कर्म पर हुए सवाल पर बात करती, और तो और जो सबसे बड़ा कांड हुआ वहां शिक्षकों की बहाली पर नहीं बात करती। मैं बार बार कहता हूं, 7th पे कमीशन कर्मचारियों के लिए लागू नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है, मैं सुप्रीम कोर्ट से निवेदन करूंगा
कि ममता बनर्जी के रहते वहां निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता और ममता बनर्जी पूरे सरकारी कर्मचारियों का राजनीतिकरण कर दी, इसलिए लोगों का भरोसा उठ गया। साथ ही केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने ममता बनर्जी पर जोरदार तरीके से हमला बोला। क्या कुछ चिराग पासवान का कहना है, सुनिए उनका ये बयान। ममता जी की राजनीति का आधार ही तुष्टीकरण रहा है। अपीजमेंट पॉलिटिक्स के आधार पर ही अपने ही राज्य के लोगों को बांटने की सोच के साथ उन्होंने अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने का काम किया। जहां एक तरफ उन्होंने तुष्टीकरण को बढ़ावा देने का काम किया, तो वहीं दूसरी तरफ हिंसा का भी संरक्षण करने का उन्होंने काम किया। राज्य की एक ऐसी मुख्यमंत्री जो देश के हमारे संघीय ढांचे में एक महत्वपूर्ण व्यवस्था का वो हिस्सा है, उसके बावजूद उन्होंने जिस तरीके से स्वतंत्र संस्थाओं के ऊपर भी हमला करने का प्रयास किया। अगर कोई भी केंद्रीय स्वतंत्र संस्था किसी जांच के लिए उनके राज्य में जाती है, ईडी हो, सीबीआई हो, जिस तरीके से उन अधिकारियों के ऊपर हमला किया जाता है, ये दर्शाता है कि उन्होंने हिंसा का भी संरक्षण करने का काम मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी के द्वारा किया गया और एक अराजक परिस्थिति को निरंतरता में बनाए रखने का कार्य उनके नेतृत्व में किया गया, जिसकी वजह से बंगाल की जनता में एक निराशा है, नाराज़गी है और इस नाराज़गी को परिणाम के रूप में एक बदलती हुई सरकार, एनडीए की सरकार बनने के रूप में बहुत जल्द परिणाम जब आएंगे तो देखने को मिले। ममता बनर्जी यूं तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जिस लहजे का वो इस्तेमाल करती हैं वो एक मुख्यमंत्री की गरिमा को शोभा नहीं देता, ये भी तमाम लोगों का कहना है। क्योंकि वो समय समय पर न सिर्फ देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह को धमकी देते हुए नजर आती हैं, बल्कि देश की सर्वोच्च संस्थाओं को लेकर के भी उनकी जो बयानबाजी का सिलसिला है वो यही तल्ख लहजे में नजर आता है। फिर चाहे वो सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट को लेकर के हो या फिर चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त को भी ममता बनर्जी धमकियां देते हुए दिखाई देती है। इतना ही नहीं, बकायदा उन्होंने पश्चिम बंगाल में पहुंची देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भी अपमान किया था। ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो कि ममता बनर्जी के मुख्यमंत्री पद को लेकर के कई तरीके के सवाल उठाती हैं और ये कहा जाता है कि क्या एक मुख्यमंत्री को इस तरीके का रवैया, इस तरीके का व्यवहार शोभा देता है। फिलहाल पश्चिम बंगाल में जो चुनाव है वो 2 फेज में होंगे। 23 और 29 अप्रैल को वोटिंग होगी, जबकि नतीजे 4 मई को आएंगे। 4 मई को यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार बनती है या फिर तीसरी दफा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी होंगे। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।